हेलो, नमस्ते, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। और अब हम इस वीडियो में अपने 5 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन आपसे रेगुलर डिस्कस करूँगी। मैं आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहूँगी। जितने हम कवर कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। तो देखिए, 6 क्वेश्चन से हमें कंटिन्यू करना था। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर of the capacitance C1, C2, C3 are connected in parallel। तो 3 कैपेसिटर्स आपको पैरेलल में कनेक्ट करके दे दिए गए हैं। एक है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3। आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज 12 यूनिट। और तीनों ही जो है वो कितनी यूनिट है, वो 12 यूनिट का बना रहा है। जबकि जो इनका सम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, अब आपको पता है कैपेसिटर इन पैरेलल जो होता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इस तरीके से आता है। तो ये हमारा 12 यूनिट आ रहा है। लेकिन यहीं पे जब इनके प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, यानी जब हम इनके मल्टीप्लिकेशन गुणा की बात करते हैं, तो वो आ रहा है 48 यूनिट। When the capacitor C1 and C2 are connected in parallel, जब हम सिर्फ C1 और C2 को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो बन के आता है 6 यूनिट। देन दी कैपेसिटेंस R, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, कितनी हो सकती है मतलब। तो आप देख रहे हो C1 प्लस C2 की वैल्यू 6 है। तो अगर C1 प्लस C2 की वैल्यू 6 है तो ये 6 को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, 2 मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ये समझ में आए। ठीक है, ओके। सो C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारी कितनी है, वो है हमारी 6। तो इस पूरे को हम रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 6 प्लस C3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 12। तो ये जब उधर जाएगा तो C3 की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 6 यूनिट। तो आपको साफ साफ दिख रहा है हमारा जो C3 है वो कितने यूनिट का है, तो C3 हमारा 6 यूनिट का है। अब ऑप्शंस देखिए आप, ऑप्शन में बोल रहा है 2, 3, 7। देन बी ऑप्शन तो एकदम ही पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है इसमें तो 1.5, 2.58 हो भी सकता है, क्यों नहीं आ सकता, है ना। नेक्स्ट है हमारा 1,5,6 और डी ऑप्शन है हमारा 4,2,6। तो अब देखिए जो C3 है वो कौन सा है, वो C3 लास्ट है। और लास्ट ऑप्शन में जहाँ जहाँ 6 है वो हमारे आंसर हो सकते हैं, बाकी सब हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, ये हमने कैंसिल कर दिया। और हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है, हमारे पास अभी ऑप्शन है इधर C हो सकता है या फिर D हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, या तो आपका आंसर क्या हो सकता है, C हो सकता है या फिर D हो सकता है ना। तो अगर ऑप्शन, अब ऐसी जगह पे आप फंसोगे वहां पे, क्योंकि यहाँ से आगे आपको सॉल्व करते हुए नहीं बनेगा। यहाँ तक तो बहुत आसान था। आपके पास एक और इक्वेशन थी C1, C2, C3 इज इक्वल्स टू 48 यूनिट, और आपने अभी C3 की वैल्यू निकाली जो कि है 6। तो यहाँ से अगर मैं C1 और C2 का प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 रखेंगे, वो अपॉन में जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा। और 6 की टेबल में 48 कितनी टाइम्स में आता है कि नहीं आता है, ये भी होना चाहिए ना। तो ये आता है आपका 6 8 जा 48, तो 8 टाइम्स में ये आता है। तो यहाँ से आपका 8 आ जाएगा C1 और C2 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करें, अब इसके आगे आप यहाँ से फंस जाओगे। इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया था एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको मैंने बोला था कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में ये एज अ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ C1 C2। ये कोई फॉर्मूला कहीं से आया नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप मैक्सिमम अपनी खुद से भी डिराइव कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डिराइव करके बताऊं तो ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, C1 प्लस माइनस C2 यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, और उसमें -4 C1 C2 कराओगे तो वापस से घूम के यही फॉर्मूला इधर भी आ जाएगा, यानी LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ठीक है, तो ये वहां से आया। अब इसका ये वाला पार्ट हटा के हम इसमें क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे।
अब आपको पता है C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू आपकी 6 यूनिट्स आ रही थी, तो 6 यूनिट का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, तो C1 C2 अब हमने 8 निकाला था और 4 8 सा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये रखेंगे हम रूट के अंदर, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 32, ठीक है, और ये रहेगा पूरा रूट के अंदर, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 36 में से 32 गया तो कितना बचा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है दैट इज 2 का, तो हमारे यहाँ से क्या निकल कर आ गया C1 माइनस C2 हमारा 2 आ गया है, ठीक है। अब देखिए आधा काम यहाँ से हो गया, C1 माइनस C2 की वैल्यू आ गई ना, तो मतलब समझ लीजिए कि यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन। अब आपको बस एक छोटा सा स्टेप करना है, और उस छोटे से स्टेप में क्या करना है कि देखिए C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा, और C1 प्लस C2 हमें दिया था 6, ठीक है। अब हम ये करवा लेंगे इक्वेशन को अपनी प्लस, तो जब हम इक्वेशन को प्लस कराएंगे तो ये वाले तो अपोजिट साइंस में कट जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा 2C1 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और C1 की वैल्यू आ जाएगी 8/2 जो कि हो जाती है 4। तो आप साफ साफ देख रहे हो इन दोनों ऑप्शन में पहला C1 है और उसकी वैल्यू 4 है, तो हमें C2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मुझे तो इस वीडियो में अभी 6 मिनट हो रहे हैं, लेकिन आपसे मैं बात भी कर रही हूँ, इंट्रो भी हुआ है इसी वीडियो में, तो इन सबको अगर डिलीट करके देखें तो मात्र मैंने ये क्वेश्चन 2 मिनट में किया है, वो भी आपसे बात कर करके किया है, तो ज़्यादा टाइम लगा है। आप इसको और कम समय में कर सकते हो सॉल्व, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस चीज़ों को लेंदी बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 7th बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी आपको दे दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूरी यहाँ पे दे दी गई है 2x का आई कैप प्लस 4y का जे कैप, ठीक है, आई और जे के कॉम्पोनेंट्स हैं, इंटू 10⁶ न्यूटन पर कोलम, वेयर x एंड y आर द मीटर्स, आर इन मीटर्स, ठीक है, वो मीटर में है x और y। अब 1 माइक्रो कोलम चार्ज्ड पार्टिकल इज मूव फ्रॉम ओरिजिन टू द कोऑर्डिनेट। अब एक माइक्रो कोलम वाला चार्ज ओरिजिन से कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, और कोऑर्डिनेट क्या है 2m और 4m का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन से जा रहा है, और ओरिजिन से किधर को जा रहा है, वो कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, और वो कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया है 2m और 4m, first along the y-axis and along the z-axis. The work is done by the electric field. तो वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है तो इजीली इसका आंसर निकाल लेंगे, नहीं पता है तो आप एक बार सॉल्यूशन देख लो, एक बार फिर खुद से अटेम्प्ट करना है इसको। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है F×x, है ना, आप जानते हो W इज इक्वल्स टू F.S होता था, ठीक है। S हमारा डिस्टेंस है, फोर्स हमारा बल है, और W हमारा कार्य है। तो यहाँ से एक ये आता था, और एक फॉर्मूला मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया था दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू QE, ठीक है। अब फॉर द फर्स्ट पाथ, जब हम पहले पाथ के लिए वहाँ निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम अपना Q चार्ज रखेंगे, चार्ज कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, और E की वैल्यू कितनी है 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप इंटू 10⁻⁶। ये सब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सब मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइक्रो कोलम था, माइक्रो कोलम को जब हमने कोलम में चेंज किया इस वजह से हमने यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो इसको आप ज़रूर क्लियर करिएगा। इन केस एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक। देन देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे 10⁻⁻⁶ और 10⁻+6 तो कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से f की वैल्यू आ रही है 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप न्यूटन, और हमको इनने बोला था कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो dx की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि वो अलॉन्ग दी y एक्सेस है ना, अलॉन्ग दी y एक्सेस बोल रखा था, तो हमारा आई कैप तो गया, और आई कैप अगर गया तो बचा जे कैप। सिर्फ आपको पता है ना जो जे कैप होता है वो y एक्सेस के लिए होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा हमारा जे कैप वाला कंपोनेंट, तो वो हमने रख दिया अपने इस वाले पार्ट में, और उसको कर दिया हमने इंटीग्रेट। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करा, कहाँ से लेके कहाँ तक चले 0 to 4 चले, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से हम 4 तक जा रहे हैं, ठीक है, 4m था,
फिर 4y dy रखा, और y का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल वाली मैंने क्लास दिखाई थी आपको, इंटीग्रेशन सिखाया था वहाँ पे भी कि क्या होता है इंटीग्रेशन, कि ऊपर साइड पे स्क्वायर अपॉन नीचे +1, वही x+1 x m+1 अपॉन m+1, ये वाला फॉर्मूला लगाया और इसको इंटीग्रेट किया 0 to 4 तक, 4 वैल्यू रखी, 16 हुआ, 16/2, ठीक है, सॉल्व किया, 32 जूल वहाँ से निकल कर आ गया। तो ये तो बात हुई हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमको अलोंग दी विच एक्सेस, अब हमको देखना है अपनी नेक्स्ट एक्सेस के अलोंग कि कितना आएगा। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए y की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से 2xi कैप 16j कैप इंटू 10⁶, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। फोर्स क्या हो जाएगा, F = QE वाला फॉर्मूला रख दिया है, Q हमारा कितना है 1 × 10⁶, फिर से E की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ से ये से इससे ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही इक्वेशन आएगी। तो ये सब आपको एग्जाम में बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये सब एक बार आप सॉल्व करोगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने कहाँ से कहाँ तक ले गए, 0 to 2 तक ले गए, पहले 0 to 4 तक ले गए थे फर्स्ट फेज में। उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करी, तो एज यू नो कि ये कहाँ पर है, ये हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग है, और x एक्सिस के अलॉन्ग है तो z वाला डिलीट हो जाएगा। फिर x को हम कर लेंगे इंटीग्रेट, और x को इंटीग्रेट करने पे 4 जूल आ रहा है। अब जब टोटल निकालेंगे तो 32 + 4 36 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ अगेन अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करोगे, बार बार करोगे और ऐसे कई वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन यू विल सेल थ्रू इट, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी इन अ सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, अगर एक डायपोल को आप प्लेस कर देते हो एक सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी में, तो क्या होगा। अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। तो क्या होगा, नो चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, इनर सरफेस ऑफ द कैविटी पे कोई चार्ज अपने आप नहीं इंड्यूस होगा। बी है, नो चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। ऑब्वियसली यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि कंडक्टिंग बॉडी की आउटर बॉडी पे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वहाँ पे कैसे चार्ज अपने आप आ जाएंगे अगर आप अंदर डायपोल प्लेस कर रहे हो। तो आपको यहाँ से इजीली आइडिया मिल जाएगा कि दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। एवरीवेयर आउटसाइड द बॉडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज 0, एंड एवरीवेयर आउटसाइड द बॉडी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज आवर बी, ठीक है। क्या है, अ डायपोल हैज अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस एट द फिक्स्ड डिस्टेंस, इंड्यूस चार्जेस विल अपीयर एट द नियर प्लेस ऑफ द डायपोल चार्जेस ऑन द एयर सरफेस। अब देखिए, इतनी बड़ी कहानी पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल से ऐसे याद रखना है कि वो डायपोल जो होता है वो हमने अंदर प्लेस किया हुआ है, तो इसका कोई इफेक्ट बाहरी प्लेस पे नहीं पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि इसलिए होता है कि ये डायपोल जो होता है वो एक फिक्स डिस्टेंस तक ही अपना लगा सकता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि P = Q × 2a, ठीक है। तो ये 2a डिस्टेंस तक ही रहेगा इसका इफेक्ट, अब उससे ऊपर थोड़ी चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है, तो बहुत ईजी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर केप्ट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब O एंड वर्टेक्स A। एक क्यूब O है और वर्टेक्स उसकी A है। वर्टेक्स का मतलब क्या है, आपके जो कॉर्नर होते हैं उनको बोलते हैं। और 2 चार्जेस हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस है, उसे प्लेस किया गया है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड फेस। तो यहाँ जो शेडेड फेस दिख रहा है ना, ये वाला, इस शेडेड फेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी है, तो ये कितना बाहर आ रहा है ये आपको यहाँ से बताना है। तो अगर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ चलें, तो देखिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग phi = ये इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E.ds, ये हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था, कितना आता था, Q/ε0। अब अप्लाई करते हैं गॉस लॉ को फॉर द चेंज विच इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सिंस देयर इज सिमेट्री, क्यूब क्या है,
क्यूब सिमेट्री मेंटेन करके चलता है। अगर इसको आप बीच से कट करोगे इट विल बी सेपरेटेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, द फ्लक्स थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब विल बी सेम। तो जो फ्लक्स निकलेगा हर एक फेस से वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा सेम, बिकॉज ये सिमेट्री मेंटेन करता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 6 ऑफ एप्सिलेंट 1 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलेंट नॉट। और जब हम ये फर्स्ट एप्सिलेंट के लिए निकालेंगे, फर्स्ट फाई के लिए निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलेंट नॉट। ये 6 को हमने अपॉन में भेज दिया है क्योंकि 6 फेसेस से इक्वल निकल रहा है, ठीक है, 4 जो हमारा फ्लक्स है वो इक्वल निकल रहा है, इस वजह से 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, नाउ एज्यूम सिमिलर cubic surface enclosing at a charge at the vertex such that the charge is at the center of the bigger cube। अब मान लिए कि जो चार्ज है वो सेंटर ऑफ द बिगर क्यूब पे है, ठीक है, तो क्यूब का जो साइड है वो तो ट्वाइस हो जाएगा, है ना, क्योंकि बिगर क्यूब है, बड़ा क्यूब है प्रीवियस क्यूब से, तो यहाँ पे हमारा वो भी ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब जब आप अप्लाई करोगे गॉस लॉ तो क्या करोगे, इसका वो हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 6 4 था कितना हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ से आपका एक साइड का निकल कर आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलेंट नॉट। अब हम जब नेट फ्लक्स निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, हम फाई 1 प्लस फाई 2, और यहाँ से हम दोनों का प्लस करेंगे और यहाँ से एलसीएम लेके 24 एप्सिलेंट 5Q, आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट हाँ किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, वेराइटी ऑफ टाइप्स में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप इस पर भी फोकस कर लीजिएगा। फिर हम 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। चार्ज पार्टिकल Q1, अब एक चार्ज पार्टिकल है Q1, उसे पोजीशन x1 x2 और x3 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, उस पर रखा गया है चार्ज को, यानी 3D में रखा है क्योंकि z एक्सेस भी है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2, उसके ऊपर कितना लगा रहा है, जो कि एक ओरिजिन पे रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको ओरिजिन पे रखा है, कॉर्नर पे रखा हुआ है Q2 चार्ज को, और एक जो है वो हमारा Q1 चार्ज, वो हमारा 2, -1, माइनस नहीं है 3 पे रखा हुआ है तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कोलम फोर्स की ये बात कर रहे हैं, तो आपको इजीली यहाँ से समझना है कि वो कितना लगना चाहिए। तो लेट्स सी, देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, तो Q1 जो है Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q2। तो अब हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकालना चाहेंगे, तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से फॉर्मूला ये रहेगा कि R इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और नहीं पता है तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, और ये पीडीएफ जब आपसे शेयर होगी तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स में इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो क्लासेस में नहीं कवर हुई हैं वो हम ऐसे डाउट क्लासेस और क्वेश्चन क्लासेस में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए x2 और x1 की वैल्यू पुट करी तो x2 हमारा 0 था, ठीक है, सेकेंड वाले चार्ज का, और x1 हमारा 2 था, ठीक है, तो 0 - 2 और आई कैप। अब हमारा एक टर्म इसमें माइनस का था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद हमने 3 वाला चार्ज प्लेस कर दिया तो वहाँ से एक इक्वेशन ये बनकर आ गई आई कैप, जे कैप और के कैप की। अब इसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये सब आपने वेक्टर अलजेब्रा में सीखा होगा इन मैथ्स, तो वो क्या है होता है, वो हमारा होता है x² प्लस y² प्लस z²। तो उसको पुट करा सारी वैल्यूज़ को, यहाँ से आ रहा है √14। अब इसके बाद हम फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², यू नो वेरी वेल, है ना। आपको कितनी बार मैंने क्लास में भी बोला है फॉर्मूला कोलम्स लॉ का। तो जो कोलम्स 4 का फॉर्मूला है वो लिख दिया, और उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का काम पड़ेगा। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², r की जगह हमने रखा √14, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा ये पूरा अपना वेक्टर। अब इसके बाद इसको हम कंपेयर करेंगे अपने
इक्वेशन से। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे वहाँ पे कि 56। अब देखिए ये जो क्राइटेरिया है आपको ये देखना है कि 56 तो आपके सभी ऑप्शन में अपॉन में है, तो 56, 56, 56, 56। अब आपको कंपेयर किससे करना, आपको ये वेक्टर ध्यान में रखना है। तो वेक्टर हमारा आंसर में क्या आ रहा था, -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो एक ये है और हमारा कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप -2i कैप, क्योंकि i कैप हमारा माइनस में था, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होकर आ जाएगा, है ना। हमारा बी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे आई हमारा प्लस में था, माइनस में नहीं था। तो आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे हमारा माइनस में है, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होकर आ जाएगा। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज एंड जय हिंद।